भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से गगन गुटखा डीलर्स के ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की कई टीमों ने छापेमारी की, जिसमें रामदास भारद्वाज, अमित भारद्वाज के ठिकानों पर रेड पड़ी है। अमित भारद्वाज को साथ लेकर गई आयकर की टीम। प्रेमनगर की टिबरी नाथ कॉलोनी राजेंद्र नगर में ये रेड पड़ी है। इनकम टैक्स की कई टीमें इस वक्त मौजूद है और बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जो रेड है वो डाली गई है। और बताया जा रहा है कि अमित भारद्वाज को टीम अपने साथ लेकर गई है। प्रेमनगर की टिबरीनाथ कॉलोनी राजेंद्र नगर में छापेमारी जिस तरीके से पड़ी है, हड़कंप साफ देखने को मिल रहा है। गगन गुटखा डीलर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की। उनके कई प्रतिष्ठानों में रामदास भारद्वाज, अमित भारद्वाज के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बरेली का जाना माना ग्रुप और प्रेमनगर की टिबरीनाथ कॉलोनी राजेंद्र नगर में भी छापा पड़ा है और टीमें अभी भी मौजूद हैं। आयकर की डीलर्स के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। दीपक मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। दीपक, और क्या जानकारी है? जाना माना ये ग्रुप है और डीलर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है, दस्तावेज देखे जा रहे होंगे, क्या स्थिति है वहां पर? गोपी सूचना के आधार पर इनकम टैक्स की टीम ने आज जो शहर के गगन गुटखा के बड़े व्यापारी हैं अमित भारद्वाज, जो थोक विक्रेता है, उनके यहाँ पर छापा मारा है। और उनके यहाँ के छापे, उनके जो संस्थान है, उनका घर, आवास, उनका कार्यालय, इन तमाम जगह टीमों ने पहले से ही चिन्हित कर लिया था। और उसके बाद एक टीम रेड बनाकर इनके यहाँ अलग अलग छापेमारी कार्रवाई की गई है। और उसके बाद गगन गुटखा के मालिक जो है अमित भारद्वाज, इनको लेकर भी टीम कई जगह जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इनका माल सप्लाई करते हैं, उनके यहाँ भी टीमों ने छापेमारी कार्रवाई की है। और बताया जा रहा है कि एक शिकायत हुई थी, शिकायत के बाद पहले टीमों ने जांच की और उसके बाद टीम बनाकर इनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी किसी को भी अंदर जाने और आने की इजाजत नहीं दी गई। जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको ना बाहर जाने की इजाजत है, जो बाहर लोग हैं ना उनको अंदर आने की इजाजत है। स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ टीम छापेमार कार्रवाई की बात की जा रही है और ये माना जा रहा है कि बड़े टैक्स चोरी की बात निकलकर सामने आएगी, जिसके बाद इनकम टैक्स रेड के खत्म होने के बाद मीडिया ब्रीफिंग करेगी। जी, बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी देने के लिए। मेरठ से अगली खबर है, रिटायर्ड दारोगा महेंद्र सैनी और बेटे के आवास पर विजिलेंस विभाग का छापा पड़ा है। सैनी और बेटे के आवास प्रतिष्ठान पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप हैं, जिसमें छापेमारी चल रही है। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के मालिक हैं महेंद्र सैनी और उनके बेटे कई घंटों से विजिलेंस की टीमें मौजूद हैं। स्कूल और 2 घरों पर ये रेड पड़ी है। काफी समय से विजिलेंस की टीम आरोपों की जांच पड़ताल कर रही थी। आपको बता दें कि काफी दस्तावेज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप टीम ने अपने कब्जे में ले लिए। शुएब जुड़ गया इस खबर पर। शुएब, और क्या जानकारी है, क्योंकि काफी समय से टीम आरोपों की जांच कर रही थी और काफी चीजों को टीम ने कब्जे में लिया है, क्या अपडेट है शुएब? ये महेंद्र सैनी है, जो यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा हैं। ये एक स्कूल संचालित करते हैं मेरठ में न्यू दिल्ली के नाम से अपने बेटों के साथ। तो जो विजिलेंस की टीम है, उनको जो है जानकारी मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति है, इसकी उनको शिकायत की गई थी। जिसके बाद जो एसपी विजिलेंस है इंदु सिद्धार्थ, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आज जो है वो विजिलेंस की करीब 3 से 4 टीमें बनाकर सुबह 9 से 10 बजे के करीब में इनके 2 घरों पर और जो न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल है वहां पर टीमें पहुंची हैं। उसके बाद वहां पहुंचकर जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जो लैपटॉप हैं और अन्य सामान की वहां पर जांच की जा रही है। साथ ही जो महेंद्र सैनी हैं, उनके बेटे हैं, उनसे पूरी जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। करीब 3 से 4 घंटे से जो है वो छापेमारी वहां जारी है। विजिलेंस की टीम की भारी फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। घर और स्कूल को जो है बिल्कुल पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। ना तो किसी को बाहर से अंदर जाने की अनुमति है, ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। एसपी विजिलेंस इंदु सैनी का कहना है कि करीब काफी लंबे समय से इस पूरे मामले में जांच की जा रही थी। अब जो आरोप लगे हैं, जो इनकी शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की, उसके लिए जो घर है और जो स्कूल है उसमें वहां से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जो है इन सभी लोगों से जो है महेंद्र सैनी हैं और उनके बेटे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद शाम तक ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर इनके घर से और जो बैंक अकाउंट से उनसे विजिलेंस की टीम को क्या क्या जानकारी मिल पाई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शुएब, नजर बना के रखिएगा। तो टीम ने काफी चीजें अपने साथ, जो दस्तावेज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अपने कब्जे में लिए और फिलहाल पड़ताल जारी है। विजिलेंस विभाग का छापा पड़ा है रिटायर्ड दारोगा महेंद्र सैनी और उनके बेटे के घर पर। देवरिया से अगली बड़ी खबर है, तेज बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद का मामला और उपचार के दौरान तारकेश्वर गुप्ता की लखनऊ में मौत हो गई।
इसमें बताया जा रहा है कि एक युवक की पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी थी। पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। खुकंदू थाना क्षेत्र के बरवा उपाध्याय का ये मामला है। पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। मनीष जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनीष, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र गांव में 2 से 3 चलिए, मनीष की आवाज अभी प्रॉपर आ नहीं पा रही है, उससे दोबारा संपर्क साधेंगे। तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस मामले में अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देवरिया से ये खबर है, पुलिस ने इस मामले में तकरीबन आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के बरवा उपाध्याय का मामला है। हाथरस में मोबाइल शॉप कारोबारी का सड़क किनारे शव बरामद हुआ है। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी के पास ये शव मिला है। शव के पास से मौके से एक अवैध तमंचा भी मिला है। कनपट्टी में गोली लगने से मोबाइल शॉप कारोबारी की मौत हो गई। थाना सिकंदरा रोड क्षेत्र के पुरदिल नगर स्थित नहर के पास की घटना है। सड़क किनारे स्कूटी के पास ये शव बरामद हुआ है। शव के पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब कनपट्टी में गोली लगने से ये आशंका है कि कारोबारी की मौत हुई। थाना सिकंदरा रोड क्षेत्र के पुरदिल नगर स्थित नहर के पास की घटना ये आत्महत्या है या हत्या है, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये पता नहीं, दुकान बंद करके आया है रात को खाली के मैं होटल जाऊंगा खाना खाने। होटल जा रहा हूँ, घर खाना खाया नहीं था। तो पता नहीं क्या हुआ। मौके पे सही था वहाँ तो। हाँ, बिल्कुल सही, अच्छी तरह आया है। कोई घर में किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई किसी की टेंशन नहीं हुई। न काऊ में किसी में कुछ नहीं हुआ। किसी से सबसे प्रेम से बोल सब। शमी गौतम हाथरस से संवाददाता जुड़ गए हैं। शमी, क्या है ये पूरा मामला? हत्या है, आत्महत्या है? पुलिस को किस तरीके से? स्वाति, आपको बता दें कि हत्या और आत्महत्या के बीच गुत्थी बनी हुई। इसमें मोबाइल शॉप कारोबारी के सड़क के किनारे ये जो सब मिला है, सड़क के किनारे स्कूटी के पास ये सब मिला था और एक अवैध तमंचा भी मिला है। कनपट्टी में गोली लगने से इसकी मौत हुई है। ये बता दें कि इसकी हत्या की गई है या इसने खुद ही आत्महत्या की है। अभी तक पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। युवक की मौत से परिवारिक जनों में बड़ा कोहराम और बड़ा दुख का माहौल है। हत्या आत्महत्या की जांच करने में थाना पुलिस जुड़ी है। जी, थाना सिकंदराव के पुरदिल नगर के नहर के पास की घटना है। जी, अब परिवार वालों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? चलिए, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कारोबारी का सड़क किनारे शव मिला है। मामले की तफ्तीश वहां की पुलिस कर रही है। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के पुजारी का शव मिला है। पुजारी का मंदिर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में बने कमरे में ये शव बरामद हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौजूद है। जाखलौन ग्राम धौरा में खैरा देवी मंदिर परिसर का ये पूरा मामला है। पुजारी का शव मिलने से हड़कंप। मंदिर परिसर में बने कमरे में ये शव लटका मिला। पुलिस पूरे मामले की यहां पर भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों मौजूद रही जब सूचना दी गई। अब फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। जाखलौन ग्राम धौरा में खैरा देवी मंदिर परिसर का ये मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के पुजारी का शव यहां से बरामद होता है। धौर्रा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरा देवी के मंदिर पर एक पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं बताया गया है कि मंदिर परिसर में ही जो पुजारी संदीप है उनका फांसी के फंदे पर लटका सब मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के सीओ और एवं थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम वह मौके पर बारीकी से निरीक्षण कर रही है और जाँच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में जो पुजारी संदीप है उनका मौत हुई है। वह पूरी जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। अयोध्या से अगली खबर है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। गोपाल मंदिर पहुंचा है सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर। उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं और ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है।
राम मंदिर से जुड़ी हुई, वहां के पुजारी से जुड़ी हुई और उनके कक्ष में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। पिछले काफी दिनों से उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनका उपचार चल रहा था पीजीआई में और ब्रेन हैमरेज उन्हें हो गया था, जिसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया और आज उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इससे पहले पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको देखने गए थे। राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया और राम आंदोलन के लिए एक बहुत विशेष भूमिका उनके द्वारा अदा की गई। उनके परिजनों में, उनके अनुयायियों में ये कहा जा सकता है कि शोक की लहर है और जो उनको पसंद करने वाले लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, वो बेहद गमगीन नजर आ रहे हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर उनके कक्ष लाया गया, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यही तो उनके संकल्पों की पूर्ति किया नारायण ने। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अति दुखद समाचार है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत समाचार से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सत्येंद्र दास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। महाकुंभ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी चर्चा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। सर, बड़ी दुखद समाचार मिला है, आज उनका निधन हो गया है। क्या तौर से आज का दिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए समस्त राम भक्तों, कारसेवकों और श्री राम लला के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज के जो भक्त लोग हैं, उनके परिजन लोग हैं, उनके लिए दुख का दिन है। लेकिन संसार में जो आता है वो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 को वह कारसेवक के रूप में रामलला के जन्मस्थान पर मौजूद थे और आज जब 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा है, तब वह भगवान श्री रामलला के चरणों की ओर प्रस्थान कर गए हैं। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक सवाल ये था, आज माघी पूर्णिमा का दिन है, करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, अमृत स्नान में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही निगरानी बनाए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अभी आज़ादी के बाद से जितने भी महाकुंभ हुए उनकी तुलना में सबसे श्रेष्ठतम रहा है। संख्या की दृष्टि से भी, व्यवस्था की दृष्टि से भी, स्वागत सत्कार की दृष्टि से भी, आस्था की डुबकी लगाने की दृष्टि से भी, देश से भी, विदेश से भी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, वह निश्चित तौर से हम सब के लिए गर्व की बात है। एक आखिरी सवाल यह था कि अखिलेश यादव लगातार कुंभ में अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। मौनी अमावस्या से लेकर और बसों के जो है वो जाम जो लगा हुआ है उस तक का जिक्र कर रहे हैं कि सड़कें जाम है, व्यवस्था नहीं दे पा रही सरकार। तो महाकुंभ को लेकर के जो स्वागत करना चाहिए वो स्वागत कर नहीं सकते हैं। उनके कार्यकाल की असफलता उनको याद आती होगी और उस समय लोगों में इतना उत्साह नहीं था जितना उत्साह वर्तमान महाकुंभ को लेकर के। जितनी बड़ी संख्या में वर्तमान महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, उस समय नहीं आए थे। वो लगातार अनावश्यक टिप्पणियां करते रहे। श्रद्धालुओं में कैसे एक माहौल खराब हो जाए, उनका आना कैसे रुक जाए, उन डुबकी लगाते समय कोई घटना दुर्घटना कैसे हो जाए, शायद वो यही कामना करते थे। और लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा श्री अखिलेश यादव जी से, राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, महाकुंभ पर राजनीति ना करें। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ से जो
नवनिर्वाचित विधायक हैं चंद्रभानु पासवान मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी से उन्होंने मुलाकात की। मिल्कीपुर से नवनिर्वाचित विधायक बनाए गए हैं चंद्रभानु पासवान और मुलाकात हुई आज इन दोनों नेताओं की। और जिस तरीके से एक बड़ी जीत, एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि ये सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान और मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत पासी को इन्होंने करारी शिकस्त दी अयोध्या की मिल्कीपुर में। और ये बड़ी ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही थी, जिसपे इन्होंने रोमांचक मुकाबला लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान। लखनऊ में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पुरनाइक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राज्यपाल ने सीएम से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और ये तस्वीरें हैं। राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। तो राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पुरनाइक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शिष्टाचार मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने शिरकत की। आज के इस पूरे कार्यक्रम में एपिसोड में दीपिका ने मेंटल हेल्थ के विषय पर चर्चा की। इस दौरान दीपिका ने छात्रों में कई प्रकार की अलग अलग एक्टिविटी भी करवाई। साथ ही साथ दीपिका पादुकोण ने अपने बच्चों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस थे वो भी साझा किए। मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगी आप सबके साथ। आप सबको एक छोटा सा पेपर और पेन दिया जाएगा। So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. If you think you have more than one strength, please write it. Done. Now I'm going to request all of you to come up one by one and put it up on this board. And I'm going to write mine in the meanwhile. How amazing this activity is that if you actually sit down and think about your strengths and not focus on your weaknesses, you realize there are so many things that you're actually good at. You've said expressing on paper, story writing, providing comfort. And I think that is so amazing, Jui, because very often we're only concerned about how we can express ourselves. Anubhav Kumar ने लिखा है, I believe in myself and leadership. और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई से अगली खबर है, शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स निफ्टी की ताबड़तोड़ पिटाई देखने को मिली है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। शेयर बाजार का लाल रंग देख घबरा गए निवेशक। सेंसेक्स पिछले 5 दिनों में 2300 अंक लुढ़क चुका है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 50 में भी 3% की जोरदार गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ ठोका। इससे वैश्विक ट्रेड वॉर का खतरा लगातार मंडराने लगा है। कल ही देखा गया कि सोने की जिस तरीके से कीमतें आसमान छूने लगी और बाजार पर इसका बड़ा गहरा असर देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी 50 में से 3% की जोरदार गिरावट के साथ देखने को मिला।
बढ़ते आगे, बीजेपी चुनाव संचालन की बैठक लगातार चल रही है दिल्ली में। दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर बैठक चल रही है। आज दिन भर में दिल्ली को लेकर लगभग 43 बैठकें चल रही हैं। बीजेपी चुनाव संचालन की बैठकें चल रही है और दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर यह बैठक लगातार चल रही है। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव भी संपन्न हुए और अब ये माना जा रहा है बहुत जल्द संगठन के चुनाव होने और संगठन और सरकार में सामंजस्य कैसे बरकरार रखा जाए, तमाम चीजों को लेकर चुनाव संचालन की बैठकें चल रही हैं। और बता दें कि आज दिन भर में दिल्ली को लेकर लगभग 43 बैठकें संचालित हो रही। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव बीता है और वहां पर बीजेपी की एक बड़ी जीत और इसी के साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली में संगठन चुनाव भी होने हैं और इसके साथ साथ अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का नया, इस पर भी मंथन हो रहा है। और आज दिन भर में दिल्ली को लेकर लगभग 43 बैठकें चलती रही। आगे भी ये माना जा रहा है कि बैठकों का दौर जारी रहेगा। दीपक इस खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या एजेंडा है आज की बैठकों को लेकर, क्योंकि चुनाव संचालन की बैठक भी चल रही है और दूसरी तरफ देखा गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए, तो क्या निचोड़ रहा इस बैठक का? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि आज सुबह 11 बजे से लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठक की जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है और लगभग आज कह सकते हैं कि 43 बैठक आज एक पूरे दिन में संचालित किया जाएगा, जहाँ पे वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे, वैजयंत पांडा मौजूद रहेंगे, साथ ही तमाम जो लोकसभा सांसद हैं, नए प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशी, सभी को उसमें बुलाया गया और संगठन को लेकर के वहाँ पे चर्चाएं की। बहुत धन्यवाद आपका दीपक जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। जैसा कि आज रविदास जयंती है, माघ पूर्णिमा है और इस माघ पूर्णिमा को लेकर विशेष आयोजन होते उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, संत समाज से वो आते हैं और इसी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। रविदास जयंती है और इसी के साथ साथ माघ पूर्णिमा पूरे देश भर में मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में आज संचालित है और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास जयंती पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। सीमा आप मेरे साथ मौजूद हैं। सीमा, रविदास जयंती पर यह कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कहाँ का ये कार्यक्रम है? देखिए, ये लखनऊ में कृष्णा नगर स्थित जो है वो मंदिर है रविदास जी का, वहीं पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये रविदास मंदिर जाफर खेड़ा कानपुर रोड पर ये मंदिर स्थित है। उसमें डिप्टी सीएम जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, जिला अधिकारी भी वहां पर गए हुए हैं और तमाम अन्य लोग भी जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक ये बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि रविदास जी की आज जयंती है, उनकी जयंती पे अवकाश भी घोषित किया गया है और कई कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। इसी सिलसिले में ये भी कार्यक्रम है और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां पर। बिल्कुल, चूंकि मकर संक्रांति के बाद ये एक बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का और आज रविदास जयंती पर भी ये जो छुट्टी है वो घोषित की गई है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर तमाम सरकारें जो है वो छुट्टियां घोषित करती रही हैं हमेशा से, क्योंकि रविदास जी संत बहुत महान संत थे और उनके बहुत सारे अनुयायी इस पूरे देश में रहते हैं। संत रविदास जी वही संत हैं जिन्होंने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी रविदास जी के जो विचार थे वो लोगों तक बेहतर तरीके से संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी,
माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, इस मठ से जुड़े हुए यहाँ के पुजारी श्री नंद महाराज जी, संत रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम खिलावन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, आज सदगुरु संत रविदास जी महाराज की 648वीं पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी सज्जनों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सदगुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जोता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा, तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये काना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया, फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था। उन्होंने उनका आना निकाला और जैसे ही माँ गंगा को भेंट किया तब तक माँ गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं, कि अपना मेरा भेंट तो नहीं माँ गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रविदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रविदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने तब कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देती है, और यही संत रविदास जी का है। उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना, जिसके बारे में हमारे शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान
व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है। श्रीमद् भगवत गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया है। आज का दिन कितना पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले एक महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये क्रम आगे चलेगा 26 फरवरी का। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु बनाएंगे। मैं आज की इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि शीर गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वहां पे भव्य स्वरूप दे दिया, वहां यात्री विश्रामालय बना लिया। सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा रखवा दी गई, पार्क का निर्माण कर दिया गया, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी। यानी 17 के पहले वहां सिंगल लेन की सड़क थी, कोई यात्री विश्रामालय नहीं था, कोई अतिथिशाला नहीं था, कोई भोजनालय नहीं था, कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी। आज आप जाएंगे, पार्क नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वहां पर 4 लेन के साथ जोड़ दिया गया। आज वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा लगा दी गई, बड़ी भव्य प्रतिमा। पार्क बना दिया गया, 1.5-2 लाख एक साथ श्रद्धालु बैठ सकता है, लंगर छक सकता है। पाकशाला बना दी गई, अन्नपूर्णा भवन बना दिया गया, जिससे इस महापुरुष, इस पूज्य संत की ये जन्मभूमि काशीवासी पाकर के धन्य धन्य है और उसके साथ जुड़ करके देश और दुनिया को हम आकर्षित कर सकें। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मभूमि और उनसे जुड़े हुए लालापुर को भी हम लोगों ने किया। वहां पे रोपवे भी हम लोग लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही संत तुलसीदास जी का राजापुर, उसके पुनरुद्धार का कार्य, वहां पे सुंदरीकरण का काम चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस प्राचीन मंदिर के भी पुनरुद्धार का कार्य ये डबल इंजन के भाजपा की सरकार करा रही है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए दे जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ की समिति को आश्वस्त करता हूँ, पैसा कम नहीं पड़ेगा, जो भी और आवश्यकता पड़ेगी उतना पैसा और देंगे। लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन मंदिर और उनसे जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार, सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भरपूर सहयोग करेंगे। आपने आयोजन किया, मुझे अभी तत्काल, मैं सुबह से 4 बजे से ही प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को देख रहा था, वहां पे व्यवस्था संबंधी उसमें व्यस्त था। अभी आया हूं, यहाँ से सीधे मैं बागपत जा रहा हूँ। तो मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश जी, हमारे माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी लोग आपके बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से इस पूरे आयोजन को भव्यता के साथ मना करके, सद्भावना के साथ, सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ, भक्ति भाव के साथ इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, संत रविदास जी के लिए कहा जाता है कि सामाजिक समरसता का उन्होंने संदेश दिया, भेदभाव को दूर करने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका निभाई जाती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, रविदास जयंती कार्यक्रम में पहुंचे और कई बातें उनके व्यक्तित्व से जुड़ी उन्होंने कही।
खबर आगरा से है। युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, गोली मारकर हत्या की है। मृतक युवक की मंगेतर के प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी भी कर चुकी है। आरोपी ने युवती की फोटो भेजकर शादी को तोड़ने का प्रयास किया। शादी न टूटने पर दो दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आगरा के थाना हरि पर्वत के सेंट पीटर्स कॉलेज के सामने की ये वारदात थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अब घटना से जुड़ा जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी इस मामले की। और ये देखिए वीडियो आगरा के थाना हरि पर्वत का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन अब वो फुटेज, गोली मारने का वो फुटेज भी सामने आ चुका है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। दो लोग दिख रहे हैं जिसने एक युवक को गोली मार दी। आगरा से ही आपको अगली बड़ी खबर भी बता रहे हैं। फेसबुक प्रोफाइल से अपराधियों तक पहुंच चुकी आगरा पुलिस। 10 साल के बाद जालसाज दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25,000 के इनामी विवेक और सपना रमन को गिरफ्तार किया गया। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लोन के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलकर बैंकों को भी अपना निशाना बना देते थे। जालसाजी के बाद संपत्ति को बेचकर दोनों आगरा से फरार हो गए। शोभित मेरे साथ मौजूद हैं। शोभित, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, सिकंदरा पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 साल बाद ये फरार जालसाज हैं, बंटी बबली कह सकते हैं इनको। ये दोनों 25,000 की इनामी हैं। ये दोनों लोगों का लाखों रुपए लेके बैंक और छात्रों का लेकर फरार हो गए थे। जो पुलिस है आगरा की फेसबुक प्रोफाइल से इसके बेटे की पहुंची उन तक, और उत्तराखंड से दोनों गिरफ्तार कर लिया है। तो 10 साल बाद सिकंदरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा गुड वर्क हुआ है जी स्वाति। चलिए, बहुत धन्यवाद आगरा शोभित आपका। सिकंदरा पुलिस ने उत्तराखंड में होटल से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक प्रोफाइल से अपराधियों तक पहुंच चुकी है आगरा की पुलिस। बरेली में जगन्नाथ मंदिर के महंत की मृत्यु के बाद मंदिर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मृतक महंत सोभरण दास ने कैंट बीजेपी विधायक संजीव अग्रवाल पर कब्जा करवाने का आरोप लगा दिया है। विधायक के दबाव में महंत नीरज नयन दास को जगन्नाथ मंदिर का महंत बनाया गया। पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद विधायक की मौजूदगी में नीरज नयन दास की नियुक्ति की गई बाध्यकारी रूप से। इसमें शोभरण दास ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी और वहां के एसएसपी से की है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद लगातार जारी है। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर कोतवाली थाना क्षेत्र के बाग ब्रिकटान में स्थित है ये मंदिर। खबर अगली बदायूं से। कैश 2 में रिबन फंसाकर पैसे चुराने वाला जो गिरोह सक्रिय हो गया है। सीसीटीवी किए गए हैं खराब एटीएम में नई तरह की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। कैश ट्रे में प्लास्टिक का रिबन फंसाकर पैसों को रोक लेता था। ये आरोपी रिबन फंसाकर पैसों को रोक लेता था और बाद में निकालता था। मशीन चलने की आवाज आती थी लेकिन कैश नहीं निकलता था। ग्राहक के खाते से पैसे भी कट जाते थे लेकिन नहीं मिलता था पैसा। जालंधरी सराय में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम बताया जा रहा है जिसमें धांधली की गई थी। ग्राहक के पैसे उसके अकाउंट से कट जाते थे लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता था। विपिन जुड़ गए हैं इस खबर पर। विपिन, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये सदर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी सराय में स्थित ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम है, यहाँ एक मैं आपको बता दूं साथी, बहुत ही सातिर जिसको कह सकते हैं टेक्निकल बहुत ही चोर है। ये बहुत सातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दे रहा था और हालांकि अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कब गिरफ्तार हो पाएगा। मामला ये है, मैं दर्शकों को समझा दूं कि जो एटीएम होता है कि जो कैश वाली ट्रे होती है उसमें इसने एक रिबन लगा दिया प्लास्टिक का। अगर व्यक्ति कार्ड लगाता है और अपना पिन कोड डालेगा और उसमें अमाउंट भरेगा तो बैंक से तो कट जाएगा, बैंक से निकल भी जाएगा पैसा, उसके बाद मैसेज भी पहुंच जाएगा बकायदा, लेकिन ग्राहक के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ये क्योंकि वो पैसा पे रिबन लगा हुआ था, इसको देखते हुए लगातार बहुत लोग इसको शिकार हो रहे थे। तो लोग समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो इसकी शिकायत 1-2 बार की तो किसी ने शायद सुनवाई इसकी नहीं की। अभी कल का ये मामला सामने निकल के बहुत धन्यवाद आपका विपिन। अभी तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से बड़ी धांधली की घटना को अंजाम देता था
पुलिस भी इसकी गिरफ्तारी कर रही है। वहीं कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का ये कबाड़ था, ये पूरा गोदाम वहां पर था। अलीगढ़ का ये मामला है जहां पर प्लास्टिक के कबाड़ में भीषण आग लगी। रोरावर थाना इलाके के शाहपुर कुतुब की घटना है। उधर मेरठ में फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची 3 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। शोरूम में मौजूद लाखों का फर्नीचर इसमें जल गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक शाकंभरी फर्नीचर की घटना है। आग लगने के कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लाखों का जो नुकसान है वो इस आग से हुआ है। उधर पीलीभीत में आग लगने की एक घटना सामने आई। ट्रक के अंदर खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। गन्ने सहित पूरा ट्रक सिलेंडर फटने से धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटों की चपेट में चंद मिनटों में ट्रक जलकर राख में तब्दील हो गया। हाईवे पर आवागमन भी काफी देर तक बाधित रहा। वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत हरिद्वार हाईवे के टाइगर तिराहे का मामला है। बुलंदशहर में दबंग से परेशान एमए की छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर लिया। मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पूर्व में आरोपी मृतक छात्रा के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था। वहीं एक सुसाइड नोट में दबंग को मृतका ने मौत का अपनी जिम्मेदार बताया है। दबंग और उसके परिजनों को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। परिजनों की तहरीर पर युवक और उसके परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लखनऊ के मोहनलालगंज में डंपर की टक्कर से एक मजदूर की जान चली गई। हरकंसी गढ़ी चौकी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। मजदूर को सीएचसी में मृत घोषित किया गया। डंपर चालक की तलाश पुलिस वहां की कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। मोहनलालगंज पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सहारनपुर से खबर, जहां युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक उवेश 1011 कैफे का संचालक का भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। गोली लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। ये थाना सदर बाजार पर करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लग गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं अस्पताल भी पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति को उसमें गोली लगी है। चश्मदीद थे और वहां पर जो घायल था उन्होंने बताया कि ये 4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे और इनमें से एक के पास जो अवैध जो शस्त्र था और उस शस्त्र में ही जो ये बता रहे हैं दुर्घटनावश एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके परिवार वालों से फिर बॉडी को ले गए। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस उसके गांव पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसमें जो है इसमें तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस तरह का एक हादसा सदर बाजार थाने में हुआ है। तो पूरा तो नहीं पता लग पाया क्या है क्या नहीं है, लेकिन पता चला है कि 2 लोगों की लगी है गोली। एक लड़का मोहनपुर का है, एक चुनेटी का है। किस तरह हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस बताएगी, किस तरह हुआ है किस तरह नहीं हुआ है, वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन बड़ा हादसा है। जवान 22-23 साल का लड़का है जिसने अपनी जान खो दी। हापुड़ की सड़कों पर रईस जादव का आतंक देखने को मिला। हथियार लहराते प्रदर्शन करते रहे कार सवार रईस जादव। खुलेआम हथियार देख हाईवे में गुजर रहे लोगों में भी दहशत साफ देखने को मिली। लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर पिस्टल लहराई गई और फायरिंग की गई। हाईवे पर स्टंटबाजी और हथियार लहराने का वीडियो वायरल है। हापुड़ जिले के हाईवे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सड़कों पर रईस जादव का आतंक देखिए और जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर ये फायरिंग करते हैं और हाईवे पर गुजर रहे हैं वाहनों
वाहन सवारों में भी अच्छी खासी दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमीरपुर में बिजली मीटर में गड़बड़ी के नाम पर अवैध वसूली के खेल का मामला सामने आया, जिसमें अधिशासी अभियंता मीटर राकेश कुमार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति ने लिखित शिकायत की। राजेश कुमार पर अवैध वसूली कराने के आरोप लगे थे। चीफ इंजीनियर राजीव गर्ग ने एक कमेटी भी बनाई थी। जांच कमेटी ने मामला दबाया। राकेश कुमार पर मेहरबानी की गई। राकेश कुमार की कार्यशैली से जनता और विभागीय लोग काफी त्रस्त थे। राकेश कुमार पर अवैध वसूली कराने के आरोप लगाए गए। चीफ इंजीनियर राजीव गर्ग ने इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी का भी गठन किया था। वहीं राकेश कुमार की कार्यशैली से जनता और विभागीय लोग भी बेहद परेशान हैं।